नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल 2020 के मेंस का पेपर का, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी एनालिसिस। बट एनालिसिस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं दैट ओवरऑल कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए, राइट। पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, राइट। अब देखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी से इन टोटल 15 क्वेश्चंस आए हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से इन टोटल 13 क्वेश्चंस आए हैं। अब ऐसा नहीं दैट 28 के 28 क्वेश्चंस ही आपको करना है, राइट। उतना भी बाउंडेशंस नहीं है, ऑफ कोर्स उसमें सिलेक्शंस था, बट मैं जस्ट यहां पर एक आपको डिवीजन दिखा रहा हूं दैट हाँ इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। और मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन गाइज, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपने हमारे क्लासेस देखे हैं तो आप कर पाओगे। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो क्या बिल्कुल बाउंस मार रहे थे। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा बाउंसर काइंड ऑफ था क्वेश्चन वो, ठीक है। और उसमें हेलोइन स्टॉर्म के बारे में पूछ लिया था। अरे भैया, अब हेलोइन स्टॉर्म किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा भैया, है ना। बट स्टिल हम बताएंगे दैट कैसे कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे अगर टॉपिक वाइज अगर डिवीजन देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। उसके बाद बायो ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में जो है यहाँ पर तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए, बट बायोज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए ना। ध्यान दीजिएगा, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दैट बायोज्योग्राफी से अगर 2 क्वेश्चंस पूछे गए तो वो सिर्फ बायोज्योग्राफी के ही कॉन्सेप्ट से आप कर पाइएगा, नो, ऐसा नहीं है। बहुत समय ऐसा है ना जो क्या मिक्स्ड अप कॉन्सेप्ट भी है, राइट। तो वैसे क्वेश्चंस जो क्या डायरेक्टली कोई टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे अगर ओशनोग्राफी से अगर पूछा है नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के करंट बताओ, राइट, तब तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे, है ना। वो तो कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना। दूसरा टाइप होता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे 2 क्वेश्चंस जो टॉपिक से अगर मिला हुआ क्वेश्चंस रहे तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड कैटेगरी में रखेंगे। और एक तीसरा कैटेगरी है आईक्यू टेस्ट। आईक्यू मतलब आपका एक्चुअली आईक्यू देख रहेगा। यहां पे इंटीग्रेटेड तो हाईएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन होगा, राइट। दैट इज एक ही टॉपिक, 2 ही टॉपिक नहीं बल्कि 3-4 टॉपिक से इंटीग्रेशन होगा, और साथ ही साथ आपको सोचने में मजबूर करे। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है इनटू आईक्यू वाला क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो जैसे जैसे एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग बोलते रहेंगे दैट ये कौन कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है एज पर माय पर्सपेक्टिव, है ना। शायद आपका पर्सपेक्टिव इसमें चेंज हो सकता है, बट एनीवेज ये तो रहा फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें दोस्तों, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इन टोटल 13 क्वेश्चंस आए हैं। पर्सपेक्टिव में सबसे कम और रीजनल ज्योग्राफी में सबसे कम क्वेश्चंस आए हैं। वैसे हम लोग पर्सपेक्टिव में ही सबसे कम क्वेश्चन बोलेंगे, सिर्फ एक ह्यूमन डेवलपमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है, राइट। और जो पर्सपेक्टिव में जो बड़े बड़े थिंकर्स विंकर्स वो सब के बारे में कुछ ज्यादा छुआ नहीं गया है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट हाँ उसके बारे में छुआ नहीं गया मतलब आप उनके टॉपिक्स से फोल्डर पॉइंट उठा के दूसरे टॉपिक्स में इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं पॉइंट्स जिसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है, राइट। बट ओवरऑल अगर ऑन फेस वैल्यू अगर देखोगे तो पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से यहां पर 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, अच्छा खासा पूछा गया, नो डाउट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, राइट। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन और सेटलमेंट अगर मिलाकर देखिएगा तो इससे 4 क्वेश्चंस पूछे गए। और मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज, दोस्तों मैं ये बार बार बताता हूं यार, ये चीज कर लिया करो, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज। क्योंकि देखो मॉडल थ्योरीज अगर करोगे ना, मतलब कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए, इंडियन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें भी बहुत हद तक छुआ जा सकता है मॉडल थ्योरीज एंड लॉ के एस्पेक्ट्स को, राइट। इसीलिए देख लो यहां से 4 क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए। तो देख लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉपुलेशन सेटलमेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जब भी ये सब कराया हूं आप लोगों को दिमाग में कितना ज्यादा स्ट्रेस डाला है मैंने दैट देखो भैया ये सब कर लो। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत समय, राइट। अभी तो खैर अभी वाला जो क्वेश्चन है, अगर पहला वाला क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा ना, ये हेलोइन स्टॉर्म वाला क्वेश्चन को, तो बाकी ऑलमोस्ट सारे आप आराम से कर सकते हो। आराम से नहीं, कुछ कुछ में ऑफ कोर्स सोच चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ यूपीएससी भाई मजाक नहीं है ना। बट बाकी जो है ऑलमोस्ट किया जा सकता है ना, उतना भी ज्यादा टफ नहीं है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। क्लियर है। तो चलो यहीं पे पेपर 1 का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं दैट राइट अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन हैलोवीन स्टॉर्म, ठीक है। 150 वर्ड में आपको बोल दिया गया है। अब किसी ने भी ये सुना नहीं होगा, है ना, सबके दिमाग से बाउंस गया होगा, सब कोई डर गए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन में डाला हुआ है, ठीक है। और भी सबसे पता है पिछले सालों में भी पूछा हुआ है, जैसा शूडो वोल्केनो, ठीक है।
लोगों ने सुना नहीं था सूडो वोल्केनो होता क्या है ना। बट बहुत सारे लोग जो दिमाग वाले थे ना, जिन्होंने डरा नहीं, क्योंकि उनको तो लग गया होगा दैट हाँ भैया सबको डर लगा होगा इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है, सबको ही डरे होंगे, राइट। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। तो बहुत सारे टॉपर्स ने पता है कैसे किया इस सूडो वोल्केनो को, मैं आपको सोचना सिखाता हूं। देखो, सूडो मतलब क्या है, कोई रियल नहीं है ना, और वोल्केनो मतलब तो समझते ही है क्या होता है। तो सूडो वोल्केनो अगर आ गया मतलब कोई ऐसा वोल्केनो जो क्या रियल नहीं होगा, है ना। मतलब रियल वोल्केनो में आप देखते होंगे मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, राइट। बट सूडो वोल्केनो में शायद लावा नहीं निकलता होगा। उसको भी अगर आप सोच के बना लीजिएगा ना, कुछ अगर आजू बाजू में भी कुछ भी लिख लीजिएगा, है ना, एटलीस्ट आपको 1-2 नंबर तो मिल जाएंगे, ये तो गारंटी है ना। और बहुत सारे बच्चों ने वैसे किया भी, और बहुत सारे नंबर्स भी वो लोग गेन किए हैं वैसे करके, 1-2 नंबर करके, ठीक है। क्योंकि 1-2 नंबर का ही गेम है यूपीएससी में, है ना। 1-2 नंबर के लिए ही कैडर इधर उधर हो जाता है। आईएएस मिलता है किसी को, आईपीएस किसी को आईपीएस, मतलब सर्विसेज अलग अलग हो जाती है ना। तो इसीलिए एनीवेज, जैसे हम लोग सूडो वोल्केनो को ऐसे किए, वैसे ही हैलोवीन स्टॉर्म को भी अपन अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो अगर डरिएगा नहीं और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूं कैसे सोच सकते हैं। बट उससे पहले मेरा भी अभी यहां पर 2 कंफ्यूजन है दैट हैलोवीन स्टॉर्म भी यहां पर जो मैंने इंटरनेट में भी सर्च किया ना, वहां पर 2 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं दोस्तों। एक हैलोवीन स्टॉर्म या फिर हैलोवीन ब्लिजर्ड, जो कि 1991 में नॉर्दर्न यूएसए में आया था, राइट। और इसमें वही होता है बेसिकली, फ्रंट्स के डेवलपमेंट हुए थे जहां पर बहुत ज्यादा जो है आपका स्नोफॉल हुआ था, बहुत हद से ज्यादा स्नोफॉल हुआ था, राइट। तो ये था हैलोवीन ब्लिजर्ड जो कि 1991 को आया था। और दूसरा इंसिडेंट जो हम लोगों ने इंटरनेट से मिला वो है 2003 को एक हैलोवीन सोलर स्टॉर्म आया था, राइट। अब देखो, सोलर स्टॉर्म अगर अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, राइट। हमें इसका भी नॉलेज नहीं है, इसका भी नॉलेज नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, है ना। तो उस समय हम क्या सोच सकते हैं, हैलोवीन नाम का एक फेस्टिवल होता है, पता है ना। वो यूजुअली यही यूएसए वाले यूरोपियन साइड में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ही मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑलराइट। और स्टॉर्म मतलब तो आप समझते ही होंगे, बहुत ज्यादा आंधी तूफान काइंड ऑफ चीज, राइट, है ना। तो आप उसको अगर शायद से मतलब अगर लोग दिमाग लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज देखिए ऑन द फेस वैल्यू तो बहुत जनों ने छोड़ ही दिया होगा, ठीक है। और छोड़ना भी कोई गलत नहीं है, बट अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया होगा तो आप ये बता सकते हैं दैट हाँ भैया यूएसए साइड में शायद कोई एक भयानक स्टॉर्म आया होगा। वहां पे किस टाइप के साइक्लोनिक स्टॉर्म तो नहीं आते हैं, है ना। वहां पे किस टाइप का आता है, साइक्लोनिक आता है, बट वो आपका जाके टेम्परेट साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, राइट। तो टेम्परेट साइक्लोनिक तो वहां पे कुछ फ्रंटोजेनेसिस का कुछ अगर थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट लगाकर अगर कुछ भी कर दिया होगा, हैलोवीन मतलब एक्सट्रीम हुआ होगा शायद कुछ भी, है ना। और वहां पे ब्लिजर्ड भी एक्सट्रीम आते थे। तो ये भी 1991 वाला जो हैलोवीन ब्लिजर्ड के रिलेटेड आजू बाजू कुछ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगेन मैं यह 99% केस में मानूंगा दैट ये गेस करना जो है उस टेंस्ड सिचुएशन में काफी ज्यादा मुश्किल होगा, राइट। अच्छा, अब ये अगर नहीं हुआ तो दूसरा आता है ये, है ना। इसको गेस तो करना काफी ज्यादा मुश्किल है फॉर द टाइमिंग, क्योंकि यार ये सोलर स्टॉर्म है ना। यहाँ पे सोलर का कोई भी नामोकरण कुछ किया ही नहीं हुआ है ना। तो अगेन ये डिपेंड करता है यूपीएससी में दैट वो किस चीज को कंसीडर करे, वेदर दे विल बी कंसीडरिंग दिस एज अ हैलोवीन स्टॉर्म और दिस एज अ हैलोवीन स्टॉर्म, राइट। क्योंकि सोलर स्टॉर्म की अगर बात करें तो ये तो आपके लिए इजी होगा, है ना। दैट अचानक से बहुत ज़्यादा सोलर पार्टिकल्स जो है बॉम्बार्ड हो जाते हैं आपका जाके, और वो अगर अर्थ में घुस गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बहुत सारे सैटेलाइटिक इक्विपमेंट्स को वो बर्बाद कर सकता है, राइट। तो ये हुआ बेसिकली हैलोवीन स्टॉर्म के बारे में, ठीक है। अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ना, जैसे कि मैंने बोला इस 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच में। अगेन इसको मैं बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन मानता हूँ, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्यों, नेक्स्ट बढ़ने से पहले ही ये देखो, ये जो मैंने बोला ना, अगर बाई चांस सोचो इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आ गए, सोचो इसका यही है, ठीक है ना। तो इंसान जो है ना थोड़ा डॉट्स को जोड़ा जा सकता है। कैसे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, राइट। प्रॉपर तरीके से एयर मास के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर हम लोगों ने देखा था दैट ये जो एयर मासेस के ब्रीडिंग ग्राउंड्स है टेम्परेट साइक्लोन के, माफ कीजिएगा, वो किस किस रीजन में है, राइट। तो उस रीजन को भी इंटीग्रेट करके आप कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा अगर, है ना, ऑफ कोर्स मैं ये मान रहा हूं दैट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा अटेम्प्ट करने में, बट आजू बाजू कुछ भी लिख के आ जा सकते थे जिससे एटलीस्ट 1-2 नंबर आपके आ जा सके, ठीक है। बट एनीवेज दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
रिगार्डिंग जियोहाइड्रोलॉजी, है ना, बेसिकली अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी से ये क्वेश्चंस पूछा गया, राइट। अब अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का ये मैं इंटीग्रेटेड मानूंगा, राइट, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है दैट यहाँ पे मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है इन जियोहाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, राइट। अच्छा देखो, ये डायरेक्टली तो हम लोगों ने जियोहाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, राइट, उससे तो आप आराम से पा ही जाइएगा, नो डाउट। बट द क्वेश्चन इज यहाँ पे दूसरा वाला जो पार्ट पूछा है ना, ये पूछा है एक्सप्लेन विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली छाप कर लिख के आ जाना नहीं है, नो डाउट, इसके उसके जो सारांश है, इसका समराइज्ड व्यू आपको लिखना है। बट साथ ही साथ आपको जो ये एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, जैसे इन केस ऑफ गंगा प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया में, जैसे यहाँ पे मैपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोहाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करने में, राइट। तो उसके एस्पेक्ट्स को जोड़कर ही नहीं, और भी डिफरेंट अदर आपको एग्जांपल्स भी लिखना पड़ेगा, जहां पर अगर कोई भी, अगर सोचो कहीं पर वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहा हो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, तो उसके आपको एग्जांपल्स इसको इंक्लूड करने पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि यहां पे मेनली यही पूछा है दैट रेलेवेंट एग्जांपल्स के माध्यम से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इसको ध्यान देना, इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, माफ कीजिएगा, ठीक है, उसके आधार पर हमें इसके आंसर्स लिखने पड़ते हैं, राइट, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेटेड कैटेगरी में मानता हूं, क्यों, क्योंकि इसके जो आपका करंट अफेयर रिलेटेड भी नॉलेज है उसको भी आप इंटीग्रेट करके इसके आंसर्स को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देख लीजिएगा यहां पर, ये भी डायरेक्टली हमारे पढ़ाई से ही पूछा गया, डायरेक्टली जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ अपना स्मार्ट क्लासेस में, राइट। इसमें क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया है मरीन रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब ध्यान दीजिएगा, मरीन रिसोर्सेज मतलब जितने भी सारे हम लोगों ने मरीन रिसोर्सेज पढ़ा था, वेरियस तरीके के मरीन रिसोर्सेज, राइट, वो सारे मरीन रिसोर्सेज को बोला गया इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट। दैट इज उससे जो है ना आप पैसे कमा सकते हैं काइंड ऑफ डायरेक्टली, राइट, क्योंकि यहां पे इन्वायरमेंटली नहीं बोला गया है ना, इकोनॉमिकली। बट अगेन ऐसा तो नहीं है ना दैट आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको भी इंक्लूड करना है। बट हाँ, यहां पे पूछा गया मरीन रिसोर्सेज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट, ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, आपको इसको डिस्कस करना है विद सूटेबल एग्जांपल्स, राइट। अब मरीन रिसोर्सेज के अंडर हम लोगों ने क्या क्या क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा, मरीन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मरीन से जो फूड रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, विटामिन रिसोर्सेज, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने, कितना एक्सटेंसिवली पढ़ा था। तो बताइए क्या इससे आप आंसर्स नहीं लिख सकते हो? डायरेक्टली तो आंसर दिया हुआ है भाई हम लोग को, इसका ये तो इसलिए तो डायरेक्ट कैटेगराइजेशन में हमने रखा है, ये कोई टफ है ही नहीं भाई, है ना। देख रहे हो कितना इजी डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्यों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, Which factor influences the growth of wild plant in India? Discuss their economic significance. ध्यान देना, इसको मैं इंटीग्रेटेड कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि देखो क्वेश्चन को पढ़ो दैट कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या हमारे देश में, इंडिया में, देख रहे हो, ध्यान देना, ये तो अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का है काइंड ऑफ, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही ना है ना, पेपर 1। बट उसमें भी इंडिया के एस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन पूछा है, ये कंफ्यूज करने के लिए है ना, ये जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट किया है ना, बहुत तगड़ा गेम खेल रहे हैं ये लोग। सीधा पूछे दैट कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट इन जनरल। देखो अभी इंडिया को आप भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, आप हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ी हुई है बायोज्योग्राफी में, राइट, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वहां पर अगर देख लीजिएगा उसके कॉन्सेप्ट से, जैसे पहले ट्रॉपिकल किंगडम जो कि इस रीजन में आता है, राइट, और भी जैसे कौन कौन से फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्लांट को डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, राइट, उन सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हम लोगों ने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें कोई नया चीज तो सच नहीं दिया हुआ है ना। बट क्या है ना दैट हम लोग हाँ अलग अलग टॉपिक्स का इंटीग्रेशन जरूर हम यहां पर कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चंस को और भी डाइवर्सिफाई बनाया जा सके, राइट। तो हम लोग पहले तो ये लिख सकते हैं दैट कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इन ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट, ठीक है, और उसके बाद उसको इन इंडिया, मतलब बायोम वाले एस्पेक्ट जो है ना इंडिया के रिलेटेड, उसको हम यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। और यहां पे पूछा गया ना डिस्कस देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो वो ये वाइल्ड प्लांट्स के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा गया है
है ना, ध्यान, क्योंकि देखो और क्वेश्चन में आपको देखकर क्या लगेगा और किसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछ रहा है ना। वाइल्ड प्लांट जो जहां जहां उगते हैं ना, जैसे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट मेडिसिनल वैल्यूज के होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जिनमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटीज बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो क्या सॉइल में मैकेनिकल वेदरिंग करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। तो देख लो अभी बोल रहा हूं और ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आए जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा सच कोई नया आपको क्या होना, आपको सिर्फ इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना है। आपको अगर हर एक टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज है तो आप अलग अलग एरिना से जो पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी अपने क्लासेस में करवाए हुए हैं उसके पॉइंट से डायरेक्टली आप उसके आंसर्स लिख सकते हो। आपको कोई मेहनत यहां पर करनी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात? यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ऑलराइट, तो ये है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लिविंग एनवायरनमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज। अब देखो यहां पे जो है ना, दो कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट किया गया है, एक सेटलमेंट ज्योग्राफी का, राइट, और एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, राइट। अब देखो सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्या है, मिलियन प्लस सिटीज, मतलब सीधा बोल दिया आपको, बताइए मिलियन प्लस सिटीज में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं इन विद द लिविंग एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो मतलब पर्टिकुलर सिटीज में वहां पर वो जो लोग रहते हैं ना उनके इन्वायरमेंट के साथ, मतलब ह्यूमन मैन इंटरेक्शंस जो होता है, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है, राइट। तो वो कैसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। मिलियन प्लस सिटीज कौन कौन से होते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है भैया, जो मिलियन प्लस सिटीज, मेट्रोपोलिस, कॉन्वर्बेशन, मेगालोपोलिस, ये सब जो है मिलियन प्लस सिटीज में है, राइट। तो ये सारे सिटी, ये मेट्रोपोलिस वो हो सकता है, कॉन्वर्बेशन या मेगालोपोलिस, कोई भी अगर इंडिया में है उसका आप एग्जाम्पल देकर आपको यह सेटिस्फाई करवाना है। उसीलिए तो बोला है डिस्कस करो। मतलब जैसे आप ले लोगे दिल्ली के बारे में बात बोलोगे, राइट, नो डाउट ये मिलियन प्लस सिटीज है, राइट। तो उसके में आप क्लियरली बोलोगे, देखो मिलियन प्लस सिटीज यही तक है, बस आपको सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, मिलियन प्लस सिटीज एक्चुअली में होता क्या है, राइट। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझा हुआ है तो आप इसका नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है ना उससे इसको जोड़ सकते हो। दैट इज क्या, आप डिस्कस कीजिए कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड है विद द लिविंग एनवायरनमेंट। वही दिल्ली, कलकत्ता, अब मुंबई में कौन कौन से यूजुअली बेसिक प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं वो सब आप लिख सकते हो ना। इसको आप डायरेक्ट कैटेगरी में भी रख सकते हो, कहीं ना कहीं लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड कैटेगरी में भी सर, क्योंकि अगेन दिल्ली का एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम क्या है, मुंबई का एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम क्या है, कोलकाता का एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम क्या है, वो शायद हमें नहीं पता है। बट अगेन क्या होता है दैट, देखो एग्जामिनर को भी उतना ज्यादा तो पता नहीं होगा जो चेक कर रहे होंगे, है ना। बट क्या होगा ना दैट आप अगर कुछ भी ऐसे चीजें लिख दोगे ना जो कि उसके रिलेटेड हो तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठ जाता है ना। अगेन सबको सब कुछ पता नहीं होता है उस समय एट द वेरी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। बट क्या है ना दैट हाँ, दो टॉपिक्स का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। और नॉर्मल प्रॉब्लम होते क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन तो आपने पढ़ा ही हुआ है भैया, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज इन अर्बनाइजेशन में, जहां पर क्या होता है दैट एक तो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम होता है। अब डेमोग्राफिक प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, लोग ज्यादा से ज्यादा सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो अपने पेड़ पौधे काटते हैं, है ना। आप वो सेटलमेंट ज्योग्राफी का वो कॉन्सेप्ट घुसा देना रूरल अर्बन फ्रिज में। रूरल अर्बन फ्रिज में लोग क्यों ज्यादा जाकर सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ता घर मिलता है, इसलिए लोग उधर जाकर सेटल करना चाहते हैं, राइट। तो वही सब चीजें तो है। पॉल्यूशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं जिससे पॉल्यूशन प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इनहेल करते हैं वो काफी ज्यादा सख्त हवा करते हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हवा करते हैं। तो इस टाइप से जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग टॉपिक्स में डील किया हुआ है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेटेड कैटेगरी में भी रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट बहुत खूबसूरत, ये इस बार का बहुत अच्छा लगा मुझे ये टाइप का क्वेश्चन। सीधा पूछा हुआ है इन्होंने, राइट एन एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, है ना, यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स। देखो आप इंसान को लगेगा अरे भाई ये तो मॉडल्स एंड थ्योरीज का क्वेश्चन है, बहुत शातिर गेम खेल गया जिन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, राइट। फिर इन्होंने लिखा है राइट एन एसे। बताओ, देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो गेम खेला इन्होंने लिखा है राइट एन एसे, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोला है थ्योरीज एंड मॉडल्स। लोग तो सोचेंगे अरे भाई थ्योरी एंड मॉडल का क्वेश्चन आ गया, नहीं उसका क्वेश्चन नहीं है ना। अब यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, है ना। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है प्लेट टेक्टोनिक्स, डायरेक्ट अगर पूछ लेता तब तो आप डायरेक्ट आंसर लिख देते, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने बोला दैट थोड़ा सोचो तुम, है ना।
और ये ऑफ कोर्स नो डाउट ये प्लेट टेक्टोनिक्स का ही क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स ही आपको लिखना पड़ेगा, बट सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स ही नहीं लिखना पड़ेगा। इन्होंने इस क्वेश्चन को ओपन एंड कर दिया है। देखो अगर डायरेक्ट इन्होंने पूछते ना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में तो वो क्लोज एंड, मतलब आपको सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में लिखना पड़ता, बट इन्होंने ओपन एंड क्वेश्चन कैसे कर दिया, इन्होंने सिर्फ बोला देखो आप लिखना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। यहां पे ऑरिजिन नहीं बोला है। देखो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन अगर पूछता ना तो हमने जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है ना, उसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना हम लोगों ने, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ। पहले वो गैसेस नेबुला था, उसके बाद धीरे धीरे गैसेस इवेक्ट होगी, धीरे धीरे वो गर्म था, गर्म का गोला वो ठंडा होता गया, उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। तो वो हुआ ओरिजिन एस्पेक्ट है ना, बट यहां पर इवोल्यूशन पूछा हुआ है, ध्यान देना। देखो यही सब तो बोल रहा हूं ना, इसीलिए तो बोलता हूं दैट बार बार कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हो ना, टॉपिक के निटिग्रिटीज एक एक टॉपिक का अर्थ समझा करो। जैसे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर इस दोनों का आपको मतलब ही नहीं पता हुआ कीवर्ड का तो आप आप कंफ्यूज कर जाओगे यार क्या से किससे स्टार्ट करें। आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को इसको इंक्लूड कर दोगे, नो डाउट उसको भी इंक्लूड करना है, बट उसके बहुत माइन्यूट एंगल को इंक्लूड करना है, इसीलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड टॉपिक में रखे हुए हैं, जहां पर नो डाउट इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के एस्पेक्ट्स तो आएंगे ही, बट साथ ही साथ इवोल्यूशन, यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जिसमें नो डाउट प्लेट टेक्टोनिक्स तो है ही, बट साथ ही साथ और भी वेरियस, क्यों यहां पे बोला ना वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स, मतलब इसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है, जी हां एब्सोल्युटली अल्फ्रेड वेगनर वाला है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स भी है, जी हां आपको इसके भी एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। यही क्यों भैया इवोल्यूशन बोला गया ना कॉन्टिनेंट का। देखो जैसे आप सोचो यही ले लो है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में पहले क्या था, हमारा जो इंडियन पेनिनसुला कुछ यहां था, बाद में इंडियन पेनिनसुला आके यहां पर टकरा गया, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है ना। अब जब इंडियन पेनिनसुला जब टकराया था ना एशियन प्लेट से, तो क्या हुआ था ना, ये सोचो एशियन प्लेट है, ये इंडियन पेनिनसुला है, तो ये सबडक्ट हो गई थी इंडियन पेनिनसुला, राइट। तो इससे क्या हुआ, द सबडक्शन के कारण यहाँ पे जो है एक जियोसिंक्लाइन बन गया था, राइट। अब जियोसिंक्लाइन जो फिलअप हुआ आपका जाके वाटर के थ्रू है ना, तो वो वाटर भी तो काइंड ऑफ वो तो इवोल्यूशन का ही ना एक हिस्सा है जी। तो क्या हम जियोसिंक्लाइंस के थ्योरीज के भी एस्पेक्ट यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। जो करेगा इसको इंक्लूड, उसके नंबर देखना क्या होते हैं, क्योंकि अरे नो डाउट भाई इसको इंक्लूड करने बोला गया है, क्योंकि मैंने बोल रहा हूं ना इसको ओपन एंड इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। इसको ये लोग क्लोज एंड क्वेश्चन रख सकते थे, बट इन्होंने ओपन एंड बना दिया है। यही तो गेम खेला यूपीएससी ने, यही आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो यही है, जब जितने भी इसके रिलेटेड थ्योरीज एंड मॉडल्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो कि आपको लग रहा है दैट हाँ भैया ओशंस या फिर कॉन्टिनेंट्स के इवोल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाया था, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी इसमें आ जाएगा। जी हाँ एब्सोल्युटली, वही तो आ रहा है ना, ये तो प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिकली इंटीग्रेटेड पार्ट ही है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है ना। तो वो सारे थ्योरीज भी ये आपको एक्सक्लूसिवली यहां पर लिखने पड़ेंगे। क्लियर है यहां पे, ये समझ में आ गया ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे सीधे पूछा गया डायरेक्टली, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के बारे में ये पूछा गया है और क्लियरली ये बोला गया दैट बताइए ये इसका रिकवरी कैसे किया जा सकता है और माइक्रो एल्गी रिजीम शिफ्ट कैसे होता है कोरल ब्लीचिंग के कारण, राइट। नाउ देखो पहले ही मैं क्लियर बता देना चाहता हूं दैट हमने जो अपने क्लासेस में पढ़ाया था ना, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस नहीं किया था है ना, जिसको मैं ऑफ कोर्स इंक्लूड कर लूंगा, नो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बट क्या हम लोगों ने कोरल ब्लीचिंग और इसके रिकवरी प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया था? याद कीजिए क्लियरली एकदम, ये क्लासेस में तो यही सब होता है भैया, ये क्लियरली प्रॉपर तरीके से समझाया गया था। क्लाइव विल्किंसन साइकिल, जो कि अब जिसके क्लासेस मैंने एक्सक्लूसिवली यूट्यूब में भी लिया हुआ है, आप देख लो, क्लिक लो क्लाइव विल्किंसन साइकिल, आपको क्लियरली मिल जाएगा। और ऐसे ही कोई भी अगर आपको टॉपिक सर्च करना है ना, सिर्फ टॉपिक का नाम सर्च करो और सिर्फ यूपीएससी 360 सर्च करो, बस ऑटोमेटिकली वो टॉपिक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज बोला गया दैट बताओ भाई इसके कॉन्सेप्ट, तो डायरेक्ट ही तो क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। हाँ मैं तो बोल रहा हूं दैट जो चीज हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट को प्रॉपर नहीं समझा है उसको मैं इंक्लूड कर लूंगा, जिसको मैंने नहीं किया हुआ है, राइट। तो अगर आप देखिएगा एज सच कोई टॉपिक एज सच हम लोगों से अलग नहीं पूछा गया। हाँ हैलोवीन वाला जो स्टॉर्म है वो एक अलग था, और इसके जो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पैटर्न, ये जो है इसको हम लोगों ने अपने क्लासेस में नहीं करवाया था, जो क्या अगेन अब कंप्लीट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको भी अगेन समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरली पूछा गया भैया करंट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन बताओ और उनका सिग्निफिकेंट रोल बताओ, दैट कैसे नॉर्थ अटलांटिक करंट्स के कारण वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, राइट। तो इसको क्या आपको समझाना पड़ेगा,
इसको मैंने अच्छे से नहीं समझाया? गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लैब्राडोर करंट, यहाँ पर कैनेडी करंट, इस सब के फायदे क्या, मतलब ये कैसे आपका जाके नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के क्लाइमेट को चेंज करता है। जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था ना, तभी हम लोगों ने इंटीग्रेटेड वे में डिस्कस किया हो गया था, ठीक है। तो इसको भी मैं डायरेक्ट कैटेगरी में ही रखूंगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने पढ़ा है आराम से, लोग आराम से इसका आंसर्स डायग्रामेटिकली आराम से सॉल्व किया सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने इंडियन मॉनसून सिस्टम के बारे में। बताइए भैया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या इंडियन मॉनसून के ओरिजिन और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जहां पर आपका जाके जेट स्ट्रीम का एंगल आ जाएगा, राइट, है ना। तो ये सब तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने किया ही हुआ है। तिब्बतन प्लेट्यू जब गर्म होता है ना, मस्करीन हाई प्रेशर बेसिन जो क्रिएट होता है, उन सब का हर एक प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है यार, बहुत डिस्क्राइबली डिस्कस किया गया है, राइट। और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, तो इसको भी मैं डायरेक्ट कैटेगरी में ही रख रहा हूं, राइट, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ध्यान देना, ये सीधा बायोजियोग्राफी का टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, राइट। उससे डायरेक्टली उठाया गया है क्वेश्चन, काइंड ऑफ, राइट, क्योंकि सीधा वही तो पूछा है ना भैया, दैट बताइए डिफॉरेस्टेशन का कॉजेज क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इससे। नाउ साथ ही साथ ये भी पूछा गया है दैट इसका इंपैक्ट क्या है, मतलब अगर आप डिफॉरेस्टेशन कीजिएगा तो उसका इंपैक्ट पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होगा ना। आपको शायद ये कंफ्यूजन होगा दैट भैया पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट। देखो वो एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है ना, जो कि पेपर 2 का है, उसको भी यहां का कॉन्सेप्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे भी अगर बोला जाए एग्रीकल्चर का पैटर्न क्या होता है, जैसे अगर रेनफॉल का पैटर्न क्या होता है, दैट रेनफॉल जो है इस रीजन से अगर इस रीजन में जाइएगा तो रेनफॉल घटता रहता है। यही तो पैटर्न हुआ यार। रेनफॉल का कोई नक्शा थोड़ा ना होगा, जैसे आप रूरल सेटलमेंट में हम लोग लिखते थे लीनियर पैटर्न, है ना, सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, वैसा पैटर्न थोड़ा ना बनाता है। रेनफॉल का पैटर्न क्या होता है दैट हाँ भैया इस रीजन से इस रीजन अगर जाओगे रेनफॉल घटेगा, है ना। माउंटेन के फुट हिल से अगर इस रीजन में आओगे तो रेनफॉल घटते रहेगा इधर, है ना। तो ये चीज हुआ पैटर्न, है ना। तो यही चीज बता रहा है दैट वैसे ही रेनफॉल का पैटर्न हुआ, तो रेनफॉल का पैटर्न एग्रीकल्चर के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करेगा, ऑब्वियसली करेगा भैया। ईस्टर्न रीजन में ज्यादा रेनफॉल होता है तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा अच्छा होगा, बट वहीं पर वेस्टर्न इंडिया में क्योंकि कम रेनफॉल होता है, यहाँ एरिड सेमी एरिड रीजन ज्यादा होता है, तो यहाँ पे इसलिए जो खेती होगी वो रिस्पेक्टिवली लिमिटेड होगी, है ना। तो वही तो देखो, रेनफॉल का पैटर्न अगर आपको याद है ना, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना। और क्लियरली आप लिख सकते हो कहीं पर भी अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो वहां पे क्या होता है यार, इसके इंपैक्ट आपको नहीं पता है क्या। वहां का यार लैंड को जो पहले होल्ड करके रखता था उसका शक्ति चला जाता है, दैट इज वहां पे लैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वही तो पूछा है दैट कहीं पर अगर लैंड डिग्रेडेशन होगा तो वहां पर एग्रीकल्चर कैसे चेंज होगा, वही चीज तो आपको पूछा गया मेरे भाई। इसी चीज के पैटर्न को तो एनालाइज करके आपको लिखना है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, ये घुमाकर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, थोड़ा इंटीग्रेट आपको करना जरूर पड़ेगा टॉपिक को। इसका मतलब ये नहीं है दैट ये टफ को टॉपिक है, नो इट इज नॉट एट ऑल टफ टॉपिक, राइट। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं क्या डिस्कस करूं भाई, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट भैया बताओ फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। इसको हम लोगों ने क्लियरली बोला था, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, फ्रंटोलाइसिस क्या हुआ है, प्रॉपर अच्छे से डायग्राम 3D डायमेंशनल डायग्राम से समझाया हुआ मेरे भाई। इसको मैं क्या समझाऊं, यहाँ पे मैंने क्लियरली करवाया हुआ है, राइट, A to Z अच्छे से, मतलब पूरा उठा के इन्होंने डाल दिया। और अगर आपको लिख कर आओगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा नंबर आएंगे ही इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, यहां पे क्लियरली पूछा गया है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इरोजनल सरफेसेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू आइडेंटिफाई देम विद सुटेबल डायग्राम्स। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, राइट, डायरेक्ट, जो कि हम लोगों ने इरोजनल सरफेसेस के बारे में बताया था कैसे इसको आइडेंटिफाई किए जाते हैं, राइट, प्रॉपर तरीके से समझाया गया था। डेटिंग ऑफ इरोजनल सरफेस को भी प्रॉपर तरीके से समझाया गया था, राइट। तो अगेन प्रॉपर तरीके से क्योंकि सब कुछ समझा दिया गया है तो फिर से डिस्कस करना ये तुक नहीं बनता, राइट। तो ये डायरेक्ट कैटेगराइजेशन में ही हम लोगों ने रखा। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में इन्होंने पूछा गया है, दैट इज यहां पे पूछा गया है दैट बताओ भैया लैंड यूज या फिर लैंड कवर एंड सॉइल टाइप्स इन्फ्लुएंसेस द फोरेज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन सेमी एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा इसमें इंटीग्रेशन है, नो डाउट। तो इसको आप IQ टेस्ट के कैटेगराइजेशन में भी रख सकते हैं। एक्चुअली देखो क्या पूछा गया दैट कोई भी रीजन का लैंड यूज, है ना, आप उस लैंड को कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, राइट। आप उसको खेती के लिए यूटिलाइजेशन कर रहे हो या फिर आप उसको वहां पर मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हो या फिर वहां पे मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हो, राइट। ये होता है लैंड यूज, राइट।
और वहां पर सॉइल टाइप, दैट किस टाइप ऑफ सॉइल है और उस सॉइल के ऊपर में आप किस टाइप ऑफ लैंड यूज कर रहे हो, राइट। और उस लैंड यूज, जैसे सोचो अगर आप वहां पे इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, मतलब दो अलग अलग क्रॉप्स आप उगा रहे हो, राइट, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा दैट एक क्रॉप का क्वालिटी शायद अलग होगा, दूसरे क्रॉप का क्वालिटी अलग होगा, एक दूसरे को ये दोनों क्रॉप आपस में सब्सटीट्यूट कर रहे होंगे, दैट इसके कोई गुण इसको फायदा हो रहा होगा, इसका कोई गुण इसको फायदा हो रहा होगा, राइट। तो उससे डिपेंड करेगा दैट वहां का फोरेज क्वांटिटी, राइट, और वहां का क्वालिटी कैसे इनहांस होता है। और ये उस रीजन की बात की जा रही है जो क्या सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में लाई करता है। मतलब नो डाउट यहां पे बायोज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट तो है ही, दैट इज सॉइल वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, क्योंकि सॉइल टाइप है, किस सॉइल टाइप में किस किस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, राइट, नो डाउट उसके कॉन्सेप्ट तो इंक्लूड करोगे ही, बट साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी से जो बायोम्स का कॉन्सेप्ट है ना, उसके भी एंगल को यहां पर इंक्लूड करके यह आंसर को पूरा बनाना पड़ेगा, राइट। तो नो डाउट दोस्तों यहां पे अगेन डायरेक्टली तो यहां पर तो आपको आंसर पूरा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि काफी ज्यादा इंटीग्रेशन है, काफी ज्यादा होलिस्टिक इंटीग्रेशन है, राइट। तो बट अगेन ये थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टफ कैटेगराइजेशन में आप इस क्वेश्चन को भी यहां पर रख सकते हो। नेक्स्ट यहां पे आया डिस्कस ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्ड एंड डिजास्टर इन इंडिया, राइट। ये है बेसिकली इन्वायरमेंटल हैजार्ड एंड रेमेडियल मेजर्स का क्वेश्चन है। डायरेक्टली ये टॉपिक ही है भैया इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया यहां से भी कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है जहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, क्लियरली पूछा गया दैट भैया एनालाइज करो इंडिया का फूड सिक्योरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो नो डाउट देखो पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स को भी यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है और उसके आधार पर आपको फूड कैसा मिल रहा है। तो यहां पे आप मैल्थुजियन के एंगल को भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना भाई, मैल्थुजियन भी तो पॉपुलेशन थ्योरीज का ही है ना। तो वो भी क्या बोला था दैट एक जैसे जो पॉपुलेशन जो है ये आपका जाके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ रहा है और फूड जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ बढ़ रहा है, राइट। एक समय ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन फूड अवेलेबिलिटी से बहुत ज्यादा भाग जाएगा, है ना, तब क्या होगा, एक क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा, है ना, तब पॉजिटिव चेक होगा, है ना। तो इस टाइप के जो चीजें हैं तो वो क्या है भाई, उसके कॉन्सेप्ट्स आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हो एब्सोल्युटली। इसीलिए तो इस चीजों को इंटीग्रेटेड, बट स्टिल मैं इसको डायरेक्ट कैटेगराइजेशन में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ आपको सोचना नहीं पड़ रहा है ना। आपने अगर इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है सीधा आप जोड़ तमोड़ के आराम से बना सकते हो, ये इसमें कोई टफनेस है। और कितना खूबसूरत सी मैंने अपने क्लासेस में समझाया ही हुआ है आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में यार, है ना। ये आप देखो सारे जो है ना, आप लोग क्या करते हैं ना, कोई को ऐसा लगता है दैट हाँ भैया ये तो फूड सिक्योरिटी है, काफी ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, ये तो मीन सी लेवल चेंजेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इजी है। भैया इसको इजी मत लो। फूड सिक्योरिटी जो नॉर्मल जीएस का है और ये वाला है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, राइट। जैसे मैंने बोला इसमें मैल्थुजियन कॉन्सेप्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर लिख रहे हो भाई, है ना। सब कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा जब भी पढ़ते हो, ऐसे कोशिश करो इंटीग्रेटेड वे में, क्योंकि जितना इंटीग्रेशन करोगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर आने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे, राइट। इसीलिए मैं इसको भी डायरेक्ट कैटेगराइजेशन में रखूंगा। ऑल राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही है, एनर्जी क्राइसिस के बारे में सीधा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोई घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन पूछा गया, सीधा बोला गया दैट भैया बताइए एनर्जी क्राइसिस के कॉजेज और इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और सजेस्ट कीजिए दैट क्या क्या ऐसे हमें करना चाहिए जिससे इस एनर्जी क्राइसिस के प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यार ये सीधा मैंने एनर्जी क्राइसिस में अच्छे से समझाया हुआ है, इसमें कोई दो राय मतलब सोचने का कोई बात ही नहीं बनता है, राइट। A to Z समझाया गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बताओ भैया, इसमें भी कुछ आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। ये भी तो मैंने क्लियरली एकदम डायरेक्टली करवाया हुआ है भैया, ये सब चीजें तो है ना। आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी शायद अगर नहीं पढ़े होगा तो ही आप बोलिएगा दैट हाँ भैया ये शायद नहीं करवाए होंगे, है ना। बट एक्चुअली में यह कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है, राइट, उसमें क्लियरली दिखा हुआ है दैट माइग्रेशन होता क्या, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज। देख रहे हो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज प्रॉपर तरीके से, स्कीमेटिक प्रॉपर मजेदार तरीके से समझाया गया है, राइट। और हाँ यही अगर चीजें आप भी अगर इस टाइप के मजेदार तरीके से पढ़ना चाहते हो, मजेदार तरीके से समझना चाहते हो, तो दोस्तों आप जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्मार्ट क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, राइट। इसके लिए देखो क्या होता है ना दैट बहुत समय क्या होता है ना दैट चीजों को आप भी पढ़ते हो, किसी एक रीजन से कोई दूसरे रीजन से भी आप पढ़ पाते हो, बट क्या होता है ना दैट कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी पढ़ाई जाती है जो कि आपके मस्तिष्क में एज अ
पिक्चर याद रहती है, ठीक है। तो मैं भी वही कोशिश करता हूं अपने क्लासेस के थ्रू, राइट। और देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी नहीं पूछा गया है। सिर्फ आपको अगर यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, भैया बताओ मोबिलिटी और माइग्रेशन में क्या प्रॉब्लम है। माइग्रेशन तो आपको पता है दैट मोबिलिटी क्या होता है ना, दैट आप डेली आप घर से ऑफिस जाते हो, है ना, तो वो उसको आप माइग्रेशन नहीं बोलोगे दैट हाँ भैया मैं घर से ऑफिस माइग्रेट कर रहा हूं। नो, दैट इज नॉट माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है दैट लॉन्ग टर्म के लिए जब आप जा रहे हो कहीं पर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। समझ रहे हो बात। जैसे बहुत सारे इंडिया से जो है आपका जाके यूएसए, इंडिया से सऊदी अरब रीजन में काम करने जाते हैं, वो हुआ माइग्रेशन, है ना। सो 4-5 साल के लिए गए काम करने, ठीक है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन ओनली, है ना। बट मोबिलिटी क्या है, आप जो है आज यहाँ घर में हो, फिर शाम को मतलब आपके मोहल्ले के आपके टाउन के पार्क में गए हो घूमने, दैट इज काइंड ऑफ मोबिलिटी, राइट। तो वो सिंपल डिफरेंस है। और ऑफ कोर्स ये डायरेक्ट टू द एकदम पॉइंट क्वेश्चंस पूछा गया है, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस इन्होंने नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड कैटेगरी में रख रहे हैं। यहां पे पूछा गया है दैट वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज सस्टेन्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, its incidence towards a progressive integration of the space economy। मतलब ध्यान से देखना, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, क्योंकि सीधा बोला गया है दैट कोई भी अगर रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सस्टेन करता है ना, तो उसका जो इंटीग्रेशन है ना, उसका जो इंपैक्ट है उस रीजन के इकोनॉमी पे, है ना। जो सोचो कोई एक ऐसा रीजन है, जैसे सोचो हमारा मुंबई है ना, मुंबई एज अ रीजन वो एक प्राइमेट सिटी है ना, उसके आजू बाजू जो है सैटेलाइट टाउन्स भी जो बने हुए हैं, तो हम लोग उसको भी अगर रीजन के अंडर ही मान लेते हैं, है ना, तो देखो उसी रीजन में ना प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि यहीं से पैसे आ रहे हैं, तो इसके पैसे का जो इंपैक्ट है सरकार, देखो नो डाउट पूरा महाराष्ट्र सरकार ही इसके पैसे का फायदा उठाएगी, बट स्टिल सरकार ये भी तो इंश्योर करेगी ना दैट एटलीस्ट इस रीजन को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, है ना। तो वही तो बोला गया है दैट कहीं पर भी कोई भी अगर रीजन में, कोई भी अगर स्पेस में, कोई भी अगर स्पेशल इकोनॉमी में अगर ग्रोथ होता है, स्पेशल इकोनॉमी क्या है, स्पेस क्या है, रीजन का ही तो कॉन्सेप्ट है ना। रीजनल ज्योग्राफी में तो हम लोगों ने वही पढ़ा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड स्पेस, है ना। अब देखो ये दो टॉपिक का इंटीग्रेशन है, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक रीजनल ज्योग्राफी, बट दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मोर ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हाँ, इसमें रीजनल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप जरूर इंक्लूड करोगे, दैट यह बोला गया स्पेशल इकोनॉमी, दैट इज अगर कोई भी रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि मैंने बोला मुंबई पुणे वाला रीजन अगर हम लोग ले रहे हैं, वहां पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनका प्रोग्रेसिव, उससे जो फायदा हो रहा है ना, उसके प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन, दैट इज रिग्रेसिव नहीं, मतलब यहां पर अगर फायदा हो रहा है तो धीरे धीरे इसका इंपैक्ट इस रीजन में, 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 मतलब क्यूमुलेटिव कॉसेशन थ्योरी का भी एस्पेक्ट आप इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देख रहे हो कितना ज्यादा आप इंक्लूड कर सकते हो, यही तो है इंटीग्रेशन का खेल, ठीक है। और वही चीज बोला गया दैट कैसे ये प्रोग्रेशन होता है, इसी चीज को जो है एल्यूसिडेट करना है, और उस चीज को आपको अगेन एग्जांपल्स के साथ प्रॉपर तरीके से लिखना है। आप सैटेलाइट टाउन का एग्जांपल्स दो प्रॉपर तरीके से, आप रूरल अर्बन फ्रिंज रीजन में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनका एग्जांपल दो। आप जैसे कि मैंने बोला मुंबई पुणे के आजू बाजू वाला जो रीजन्स है ना, महाबलेश्वर वाला रीजन है ना, उसके बाद आजू बाजू वाले जितने भी रीजन्स है जहां जहां पर भी डेवलपमेंट कैरी आउट हो, औरंगाबाद वाला रीजन, राइट, है ना, तो उन सब का आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना। और ये क्या है, एक विजुअल ट्रीट ही है। आप अगर कहीं पर रह रहे हो, आप अगर उत्तर प्रदेश में अगर आगरा में रह रहे हो, तो आगरा के आजू बाजू वाला कौन कौन रीजन है ना, उन सब के रीजन्स के एग्जाम्पल दे लो, है ना। देखो आपको जो दिख रहा है ना, आप उसके एग्जाम्पल्स दे दो। ऐसा मत सोचो दैट हाँ भैया एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उन्हें तो आगरा के आजू बाजू वाला गांव का नाम पता ही नहीं होगा। नहीं, आप गलत तो नहीं लिख रहे हो ना जी, आप सही लिख रहे हो ना, बस आप सही लिख रहे हो तो आपको डर क्या है ना। आप अगर, क्योंकि अगेन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, जो इंडिया के हर एक रीजन के आजू बाजू वाले रीजन के नाम को पता करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आपको जो दिखता है वो आंसर एटलीस्ट आप लिख दो और उसको इंटीग्रेट करके, तो ठीक है। इसको थोड़ा हमने हल्का फुल्का टफ लेवल में रख सकते हैं, नो डाउट इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसमें कॉन्सेप्ट्स को, राइट। तो ये सब चीज है। नेक्स्ट आ जाता है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया भैया, वॉन थ्यूनेंस का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, यूट्यूब में देख लो भैया, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब क्या बोलूं, इसका डायरेक्ट ये क्लियरली मैंने लिखवाया हुआ है दैट इसका रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, है ना। देखो वही चीज क्वेश्चन आ गया,
है ना। तो ये सीधा मतलब डायरेक्ट सब कुछ करवाया हुआ भाई मेरे। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मैल्थुसियन एंड न्यू मैल्थुसियन पर्सपेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्स यूज एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब देखो ये क्या है, दैट मैल्थुसियन थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का कॉन्सेप्ट है। जहां पे मैल्थुसियन थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ा है, न्यू मैल्थुसियन कॉन्सेप्ट भी वहां पे देखा था। और वो क्या है, वो यही तो बताता है ना भैया, दैट पॉपुलेशन जैसे ग्रोथ हो रहा है ज्योमेट्रिक टर्म में, और जो रिसोर्सेज है वो हमारे जो है फूड रिसोर्सेज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है, वही तो कॉन्सेप्ट्स है ना। और उसके बाद जो वेरियस नेगेटिव चेक्स एंड बैलेंस जो किए जाते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा, उसी को देख रहे हो, यही तो चीज जो है दैट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्स यूज एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, राइट। इसको भी इंटीग्रेशन करके निकला पड़ेगा, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है कहीं ना कहीं, राइट। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन इज अ थ्रेट टू प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया। ध्यान देना, अब यहां पे पूछा गया सीधा आपका लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। और लैंड डिग्रेडेशन क्या, हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन पढ़े थे ना जी, ये तो बायोजियोग्राफी में ही पढ़ा था, राइट। तो सॉइल डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन एक ही तो चीज हुआ है ना, वही तो चीज है, बायोजियोग्राफी से ही तो क्वेश्चन है ये। तो लैंड डिग्रेडेशन क्लियरली बोला है दैट कहीं पर भी अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है तो उस रीजन के प्रोडक्टिविटी को थ्रेट पहुंचा रहा है, और कहीं ना कहीं उस रीजन में जो रिसोर्सेज का सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है ना, वो चीज प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी रिसोर्स सस्टेनेबली तभी मैनेज हो सकता है अगर वहां पर जो है प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज और टर्शरी एटलीस्ट सर्विसेज की अवेलेबिलिटी वहां पर हो तभी, राइट। तो अगर कहीं पर अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो देखो नो डाउट वहां पर अगेन क्रॉप प्रोडक्टिविटी या फिर कोई भी प्राइमरी सेक्शन के प्रोडक्टिविटी अगर ले लो तो वो तो इंपैक्ट हो ही रहा है, बट साथ ही साथ उसके कारण जो है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी नेगेटिव हमें देखने को मिलता है, राइट। तो वही चीज तो देखो, इसी चीज को अब डिकोड तो हम लोगों ने कर लिया, अब इसी को एग्जाम्पल में लिख दो, इंडिया का वेरियस एग्जाम्पल्स ले लो। आप जो हर रोज न्यूज पेपर पढ़ते हो वो क्या है भैया, वही ये यूपीएससी बोल रहा है दैट भैया हर रोज न्यूज पेपर पढ़ो, जो भी चीजें आपको दिख रही है आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जाम में जो चीज आपको क्लिक कर जाए वही चीज आप लिख देना, है ना। आपको अगर लग रहा है दैट हाँ भैया जैसे दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन्स में जो है ये सब चीजें हो रही, जैसे वहां पे लैंड डिग्रेडेशन काफी ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ऑफकोर्स लैंड डिग्रेडेशन होगा ही, है ना। तो उस रीजन में क्या इंपैक्ट हो रहा है ना, वही इंपैक्ट को आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, उसी एग्जाम्पल्स को आप इंटीग्रेट करके यहां पर लिख लो, राइट। और देखो ये लेसन्स भी प्रॉपर तरीके से ऐसे ही तो स्कीमेटिक्स के द्वारा प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, तो यहां पर भी तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब कुछ तो करवाया हुआ है भैया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, है ना। ये मॉडल्स का क्वेश्चन है सीधा, दैट बताओ भैया मॉडर्न वर्ल्ड में ज्यादातर फ्रंटियर्स जो है ये रिप्लेस किए जा रहे हैं बाय बाउंड्रीज, मतलब कोई रीजन में सोचो अगर फ्रंटियर्स है दो देश के बीच में, राइट, उसको चेंज कर दिया जा रहा है इनटू बाउंड्री। क्यों? क्योंकि जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो फ्यूचर में, है ना। जैसे क्या है, आप अगर गाजा पट्टी देख लो, इजराइल देख लो और वेस्ट बैंक देख लो, उसके बीच में भी तो फ्रंटियर ही ना है, तो बट वो धीरे धीरे क्या कोशिश कर रहा है, देखो वही करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर में वो सब चीजें चल रही है, उसीलिए अब इंडिया चाइना के बीच में जो फ्रंटियर एग्जिस्ट कर रहा है उसको भी तो हम लोग बाउंड्री में ही कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देख लो वही सब जो चल रहा है, एग्जाम्पल देखो ये दो एग्जाम्पल्स आप आराम से लिख सकते हो, इजराइल वेस्ट बैंक और आपका जाके इंडिया चाइना वाला एग्जाम्पल, है ना। वो एग्जाम्पल्स के साथ आप प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और इसका मैं प्रॉपर क्लासेस जो है यूट्यूब सेशंस में ही लिया हुआ है भैया, ये तो फ्री का क्लास है, ये सब तो कर लो जो फ्री का क्लास है, तो है ना। बाकी अगर पूरा अलग अलग क्लासेस आपको एग्जॉस्टिवली अच्छे से देखना है तो आप ये हमारे स्मार्ट क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगेन इसके जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर आप स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, राइट, और आपको ये पूरा एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? कोई शक यहां पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रेजिलियंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू टाउन एंड सिटीज ऑफ इंडिया। बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ये कुछ बताने की तो जरूरत ही नहीं है भैया, ये सीधा क्वेश्चन से भैया चिपका दिया इन्होंने, है ना। आपको सीधा बताया दैट कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन रेजिलियंस बताइए, है ना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग। मतलब कोई भी अगर रीजन सिटीज को अगर आप प्लान कर रहे हो या फिर कोई टाउन को अगर आप प्लान कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आने वाले समय में वो सिटी या फिर वो प्लान जो है, वो सिटीज जो है प्रॉपर तरीके से बड़ा हो पाए, है ना।
जैसे आप ले लो आंध्र प्रदेश में अमरावती को प्लान किया जा रहा है, राइट। देखो वही वाला एग्जांपल आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अमरावती का। उसको प्रॉपर तरीके से प्लान इसलिए किया जा रहा है जिससे फ्यूचर में रेजिलियंस बना रहे। दैट इज रेजिलियंस। जैसे सोचो, जैसे दिल्ली में आप जाओगे ना, एकदम पतली पतली गलियां मिलती है, वो क्या है, वो थोड़ा ना प्लानिंग का कुछ एग्जाम्पल है यार। इतना पतला पतला गली में इंसान लोग रहता है, बहुत मुश्किल से रहता है, राइट। बट वही चीज अगर आप वहां पर जाओगे तो एटलीस्ट अमरावती में फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, इतनी पतली पतली गलियां नहीं होंगी, है ना, इतना ट्रैफिक नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से प्लानिंग वे में सब कुछ की जा रही है भैया, है ना। तो यही सब चीज देखो, जो जो न्यूज में चल रहा है वही इंक्लूड किया हुआ है, पूछा गया है। और ये तो खैर डायरेक्टली टॉपिक से ही उठा के इन्होंने पूछ लिया है, तो डायरेक्ट कैटेगरी में ही इसको रखता हूं, इजी कैटेगरी में। नेक्स्ट इज डायरेक्टली पूछा गया है दैट भैया बताओ इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल पूछा है ना। इन्होंने बोला है दैट इसको एक तो एनालाइज करो और साथ ही साथ डायनामिक्स देखो आप इंडस्ट्रियल लोकेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। देख रहे हो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आपको जो वेबर्स मॉडल में जो इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में जो आंसर लिखना पड़ेगा ना, वो इन कंपैरिजन टू इंडिया, है ना, वो भी इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन है? वही जो जिनकी रीजनल प्राइमेसी एग्जिस्ट करती है, जैसे मुंबई, जैसे दिल्ली, जैसे कोलकाता, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स को आप इंटीग्रेट करके इसके आंसर्स लिख सकते हो। जी हाँ, अल्फ्रेड मॉडल वेबर मॉडल में तो हम लोगों ने यही पढ़ाया था ना। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जैसे कोलकाता ही रीजन ले लीजिए। कोलकाता रीजन में अगर आपको आजू बाजू अगर रीजन के भीतर में, जैसे ये अगर सोचो मेन सिटी है, उसके वहां पर तो फैक्ट्री बैठाना इज नॉट जुडिशियस, राइट, है ना। तो आप फैक्ट्री कहां पे बताओगे? थोड़ा जो दूर में है, और बट दूर में ऐसा जगह में जो क्या मेन टाउन से, मेन हाईवे से कनेक्टिविटी या फिर कोई रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी हो, है ना, उसी रीजन में आप अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करोगे, है ना। तो वही सब तो चीज है भाई, वही सब तो चीजों को पूछा गया है दैट इसके डायनामिक्स को एनालाइज करो, दैट कोई भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई भी इंडस्ट्री हम लोग को बैठाना हो तो वो कैसा कैसा होगा ना। यहाँ पे भी वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं दोस्तों। एक होता है फुटलूज देखो यही सब चीजों क्या बताऊं अभी यहाँ पर। फुटलूज इंडस्ट्रीज होता है, एक होता है हैवी इंडस्ट्री, है ना। हैवी फुटलूज इंडस्ट्री को कहीं पर भी बैठाया जा सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, है ना। उसको आप मेन टाउन के भीतर, आप अपने घर में भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को खोल के बैठ के आराम से काम कर सकते हो। एक घर को रेंट ले लो, वहीं पर 4-5 इंजीनियर्स को हायर कर लो, वहीं पर आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बन गया, राइट। बट वहीं पर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लो, कोई बिस्किट का इंडस्ट्री ले लो, या फिर कुछ आयरन स्टील का इंडस्ट्री ले लो, क्या आप वहां पे मेन टाउन में बैठाना आपको जुडिशियस होगा? क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पैसे आपको रेंट देने पड़ जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो जुडिशियस बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे वही तो आपको पूछा है दैट इसके डायनामिक्स को आप एनालाइज करो, राइट। तो यही अगेन प्रेजेंट डे एग्जांपल्स के साथ ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेटेड कैटेगरी में रखा है, जहां पर आपको यहाँ पे थोड़ा सोचने के लिए जरूर मजबूर किया जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में अगर देख लोगे, वहां पे आजू बाजू वाले रीजन, झारखंड वाले बेल्ट में, बोकारो वाले रीजन में जो है काफी ज्यादा कोयला मिलता है, राइट। तो उस रीजन की कनेक्टिविटी जो है आपका कोलकाता नागपुर जो ये रेलवे लाइन है उससे भी कनेक्टिविटी है। तो उस आजू बाजू रीजन में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे फैक्ट्रीज भी देखने को मिलता है। बट ये फैक्ट्रीज जो है मेन सिटी में बिल्कुल नहीं रहता है, वो जगह में जरूर रहता है जहां पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन ये जो हम लोगों ने वेरियस ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे, राइट, तो उसके कॉन्सेप्ट ही तो इसमें भी आएंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूँ, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी किया हुआ भाई, इसलिए तो बोल रहा हूँ। अगर आपको एक्सेस नहीं हो रहा है तो यू कैन एक्सेस दिस बाई सब्सक्राइबिंग टू आवर स्मार्ट क्लासेस, राइट। इसको सब्सक्राइब करने के लिए इसका लिंक जो है प्ले स्टोर का नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन। बट पर्सपेक्टिव का भी ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं है, ये इंक्लूडेड है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, राइट, जैसे सेक्स रेशियो, उसका इंटीग्रेशन है ना। तो इसको हम लोग इंटीग्रेटेड कैटेगरी में रख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया दैट भैया यहाँ पर भी आप एसे लिखो। ध्यान देखो, एसे देखो, पिछले और एक क्वेश्चन में आया था ना एसे लिखने, है ना। अब एसे मतलब क्या है दैट एसे के टाइप से तो आप लिखोगे, मतलब पॉइंट वाइज आप नहीं लिख सकते हो, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है ना। मैं जहां पर भी ये क्वेश्चन रहेगा ना एसे टाइप का लिखना, तो वहां पे मैं जरूर आपको बोलूंगा पॉइंट वाइज मत लिखो, बट पैराग्राफ वाइज लिखो। पॉइंट को अगर डिच करना चाहते हो तो पैराग्राफ वाइज। कैसे? पहले क्या होता था दैट एक एक ऐसे करके पॉइंट आप लोग लिखते थे, है ना। बट अभी क्या करो, उस पॉइंट को चेंज करके आप ऐसे लिखो, एक पैराग्राफ लिख लो, है ना। उस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो अच्छे से, थोड़ा फैक्ट्स फिगर्स के साथ। फिर दूसरा पॉइंट में जो पैराग्राफ चेंज कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। फिर थोड़ा फैक्ट्स फिगर घुसा दो, फिर तीसरा पॉइंट में पैराग्राफ चेंज कर दो। और यहाँ पे तो आराम से हो सकता है भैया, क्योंकि क्या पूछा गया है दैट जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी जो इंडिया में है ना,
है ना, उसी के बारे में ऐसे पूछा गया दैट बताइए, राइट एन ऐसे लिखिए ऑन जेंडर इक्विटी इन इंडिया एंड जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर बैलेंस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करना है कोई भी रीजन में, तो वहां पर नो डाउट जेंडर इक्विटी तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, जेंडर इक्वालिटी भी इंश्योर करना पड़ेगा। और इंडिया में ये कितना हद तक हो रहा है, डिफरेंट सेक्टर्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा दैट कहां कहां ये हो रहा है। आपको क्लियरली पॉलिटिकल एरिना में भी आप लिख सकते हो दैट हाँ भैया हमारे पॉलिटिकल रीजन्स पे जो है ना। वैसे ये जियोपॉलिटिक्स का तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिक्स अगेन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो थोड़ा आंसर्स को जरूर मिलाया जा सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बट हाँ, आप आराम से इंटीग्रेट करके वो बनाकर लिख सकते हो, बट हाँ इंटीग्रेशन जरूर करना पड़ेगा, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कैटेगरी में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया दैट भैया बताओ क्यों और हाउ एंड वाई, है ना, कैसे और क्यों मैकेंडर भाई साहब ने मॉडिफाई किया था उनके कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट एरिया को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो अगेन यार ये ऑलरेडी यूट्यूब में भी करवाया गया है इसका, है ना। और इसका एक्सप्लेन्ड क्लासेस अगर देख लीजिएगा हमारे स्मार्ट क्लासेस में भी करवाया गया है, जहां पे प्रॉपर तरीके से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ये क्या बोलूं मैं, है ना, इसलिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है दैट मेरे पढ़ा हुआ से पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आया हुआ है। अगेन एक दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ के जहां पर काफी ज्यादा इंटीग्रेशन मांगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट डायरेक्ट ही है, बट हाँ यहाँ पे क्या है ना दैट यहाँ पे पूछा गया दैट एक अकाउंट दीजिए ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रांजिशन, दैट दुनिया में पॉपुलेशन ने कैसे ट्रांजिशन किया है। मतलब अगेन पॉपुलेशन ज्योग्राफी का तो कॉन्सेप्ट आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, आपको जे कर्व के माध्यम से आपको दिखाना ही पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। बट साथ ही साथ इसको बोला बताइए भैया दुनिया में पॉपुलेशन ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, बट एक पर्टिकुलर लिमिट में इन्होंने पूछा है। उन्होंने क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है, उन्होंने फर्टिलिटी डिक्लाइन को एज अ कॉन्टेक्स्ट माना है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इन दोनों को कॉन्सेप्ट को आप मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड का पॉपुलेशन ट्रांजिशन को बताइए, ठीक है। तो अगेन ये भी थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, क्योंकि अगर इसको रेस्ट्रिक्टेड नहीं करता ना, है ना, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। और ओपन एंडेड में जो है ना 150 या फिर 200 वर्ड में लिखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है। अब क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है तो इसको लिखना काफी ज्यादा आसान होता है, राइट। तो अगेन ये भी थोड़ा टफ हम क्वेश्चन को मानेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट बोथ नेचुरल एंड सोशल। मतलब ह्यूमन इकोलॉजी जो होता है यह हम जो इंसान है, पीपल जो है उनके बीच में, है ना, एंड देयर इन्वायरमेंट, हम जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट लो, है ना, इन दोनों इन्वायरमेंट की बात की जा रहा है। ह्यूमन हम कैसे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे अपने सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, वही चीज बोला है दैट वो चीज जो है ह्यूमन इकोलॉजी। और ये एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, ठीक है। देखो स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए हैं, है ना। मतलब ये जो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जहां पर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के इंक्लूजन को यहां पे इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, राइट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो, और यही क्यों डे टू डे एग्जांपल्स भी आप आराम से इंक्लूड कर सकते हो। और क्योंकि यहां पे क्लियरली दिया हुआ है दैट भैया इसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा यूजिंग इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, राइट। इसीलिए मैंने ये बोला था दैट ये वाला जो टॉपिक क्वेश्चन आया था ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से आया था, जहां पर प्रॉपर इंटीग्रेशंस चाहिए। नाउ यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूंगा दैट हाँ डायरेक्टली अगर आप मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको आराम से लिख सकते हो, बट क्या है ना दैट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तब तो आपको ये आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ना इन स्टेटमेंट्स को ही डिकोड करना पड़ता है। और क्या होता है ना, देखो मैंने तो ये क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद आपको समझा रहा हूं, तो मेरे पास एम्पल टाइम था मेरे को समझाने के लिए आपको, राइट। बट क्या होता है वहां पे बच्चों को जो है ना बहुत कम टाइम मिलता है ना, एक एक क्वेश्चन में मुश्किल से बहुत कम टाइम मिलता है, तो उस क्वेश्चन में कैसे इन लोग को आंसर लिखना पड़ता है सोच सकते हैं। तो वहां पे टफनेस लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ रहे हो, इसीलिए, है ना। तो वैसे इसको इंटीग्रेटेड कैटेगरी में ही रखा गया है, राइट। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस के डिस्कशंस जो है यहाँ पर जो ओवरऑल एनालिसिस है ये खत्म होता है, राइट। मिलता है दोस्तों आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। और क्लास को खत्म करने से पहले भी मैं इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा दोस्तों दैट ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस जो हो रही है, जहां पर मैंने आपको एकदम पिक्टोरियल दिखाई दिया दैट हाँ भैया हमारे क्लासेस से क्या क्या पूछा गया है, ऑलमोस्ट 98% से भी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे इससे आए। तो और ये अगर देखोगे आपको एक्सेस करना है तो दोस्तों आप हिंदी के कोर्सेज को भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इसके इंग्लिश के कोर्सेज में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हिंदी के कोर्स में क्या है दैट नोट जो है इंग्लिश में दिया जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी, जो कि यूजुअली हम लोग
यूट्यूब में करते हैं। बट इंग्लिश वाले में क्या होगा, दैट नोट्स तो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जाएंगे और एक्सप्लेनेशंस भी इंग्लिश में ही की जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप कोई भी किसी का भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो नीचे गए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ, व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। और इसको सब्सक्रिप्शन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। आशा करता हूं दैट ये आपका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा और आप अपनी प्रिपरेशंस को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज भी कर रहे होंगे, राइट। ऑलराइट गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।